हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जनरल एग्जामिनेशन में इक्टेरस के बारे में। ठीक है, इक्टेरस के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, वाइवा क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दौरान, वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाइवा में सब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। जो भी चीज़ हम बताने वाले हैं, जो भी चीज़ें बोल रहे हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एक सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन क्या होगी, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ये पूछ सकते हैं भाई स्क्लेरा में ही क्यों देखा जाता है, क्योंकि स्क्लेरा के अंदर इलास्टिन टिश्यू होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसीलिए हाई एफिनिटी ऑफ बाइल पिगमेंट्स की जो एफिनिटी होती है वो इलास्टिन टिश्यू में ज़्यादा होती है, इसलिए स्क्लेरा में हमें दिखता है। और ये जो चीज़ें होती है वो सेकेंडरी टू इंक्रीज बिलिरुबिन, जो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर बिलिरुबिन बढ़ जाता है, तो जहाँ जहाँ भी इलास्टिन टिश्यू रहेगा वहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाएगा जा करके, और हमें स्क्लेरा में विजिबल होगा, ब्लड वेजल्स में विजिबल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे साथ ही साथ में आता है कि वो स्क्लेरा के अंदर इलास्टिन टिश्यू जो प्रेजेंट होता है वो स्क्लेरा के अंदर होता है, ये कि कंजक्टाइवा के अंदर होता है, कि एपीस्क्लेरा के अंदर होता है। तो इसका क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है कि ये जो चीज़ होती है इसको एक्चुअली जो कंडीशन होती है, जो हमारे जो इलास्टिन टिश्यू होता है जिस पर से बिलिरुबिन की हाई एफिनिटी होती है, इलास्टिन टिश्यू जो होता है वो 3 जगह पर होता है। ठीक है, कंजक्टाइवा, ठीक है, उसके बाद एपीस्क्लेरा। एपीस्क्लेरा में 2 आ जाती हैं, सुपरफिशियल और फाइब्रोवस्कुलर। लेकिन ये चीज़ जो है वो स्क्लेरा में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, स्क्लेरा जो इलास्टिक टिश्यू होता है वो स्क्लेरा में प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो बिलिरुबिन का जो पिगमेंट का डिपोजिशन होता है वो कंजक्टाइवा में होगा, वो एपीस्क्लेरा में होगा, लेकिन वो स्क्लेरा के अंदर डिपॉजिट नहीं होगा। स्क्लेरा का जो कलर होगा वो वाइट ही होगा। तो हम क्या बोलेंगे, जो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा कि द बाइल पिगमेंट इज डिपॉजिटेड इन द इलास्टिक टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन कंजक्टाइवा एंड एपीस्क्लेरा अगेंस्ट द वाइट बैकग्राउंड ऑफ स्क्लेरा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। किताब क्या कहती है, बिलिरुबिन हैज हाई एफिनिटी टू इलास्टिन विच इज एन अबंडेंट प्रोटीन इन द कंजक्टाइवा एज वेल एज सुपरफिशियल फाइब्रोवस्कुलर एपीस्क्लेरा बट नॉट द स्क्लेरा। और स्क्लेरा प्रॉपर में नहीं होता ये, तो इसीलिए स्क्लेरा प्रॉपर तो वाइट ही कलर की होगी, लेकिन उसके अगेंस्ट में उसके ऊपर से जो कंजक्टाइवा का जो पीलापन है वो हमें अच्छे से दिखता है। इसके लिए इसीलिए हम बोलते हैं कि स्क्लेरा इक्टेरस हमें दिख रहा है, या इक्टेरस को हम स्क्लेरा के ऊपर देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन एक्चुअली में कंजक्टाइवल इक्टेरस के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। कौन कौन सी साइट्स होती हैं जहाँ पे हम स्क्लेरा को देख सकते हैं, जॉइंडिस को देख सकते हैं, इक्टेरस को देख सकते हैं। तो हमारे पास स्क्लेरा है ना, क्योंकि अगेंस्ट द वाइट बैकग्राउंड ऑफ स्क्लेरा है ना, जिसमें हम कंजक्टाइवा को देखते हैं और एपीस्क्लेरा को देखते हैं। सबलिंगुअल म्यूकोजा, क्योंकि यहाँ भी ब्लड वेजल्स रहेंगे, ब्लड वेजल्स में इलास्टिक टिश्यू होगा, वहाँ पे दिखेगा। ओरल कैविटी, पाम्स एंड सोल्स में दिखेगा, स्किन में दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा स्क्लेरा हो गया, फिर ये पाम्स हो गए, फिर ये ओरल कैविटी और म्यूकस मेम्ब्रेन में हो गया। सबलिंगुअल म्यूकोजा होती है वहाँ पे हमें अच्छे से दिख जाएगा, और स्किन में हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम आते हैं अनएक्सपोज्ड स्क्लेरा और कंजक्टाइवा को हम क्यों देखा जाता है। इसका एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हम आईलिड को थोड़ा सा ऊपर करके ये वाला जो रीजन होता है इसको क्यों देखते हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर है कि जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है और माइल्ड अगर इक्टेरस है तो सनलाइट के कारण ये जो माइल्ड इक्टेरस में जो बिलिरुबिन पिगमेंट होगा वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है और वो विजिबल हमें नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम फिर जो अनएक्सपोज्ड पार्ट होता है ऊपर करके हल्का सा रिट्रैक्ट करके, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, उसमें हमें स्क्लेरा में देखना चाहिए, तो हमें माइल्ड इक्टेरस भी वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर सीरम बिलिरुबिन के जो लेवल्स होते हैं और जॉइंडिस में कितना कितना हम जो वेरिएशन है वो देख सकते हैं, कितनी कितनी रेंजेस होती है वो हमें देखना है। तो अगर 0.1 से 1.2 है तो नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, इसको आप एक्स मान लो। अगर 2x होता है तो लेटेंट जॉइंडिस बोलेंगे। क्लिनिकली ये हमें नहीं दिखेगा, क्लिनिकली नॉट अप्रिशिएटेड। अगर 2x से ज़्यादा होता है तो फिर क्लिनिकली अप्रिशिएटेड जॉइंडिस हमें दिखेगा। मतलब अगर किसी पेशेंट में हम जॉइंडिस को या इक्टेरस को देख पा रहे हैं
इक्टेरस को अगर हम देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो लेवल्स है वो 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के से ज़्यादा के हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर लेटेंट है, नहीं देख पा रहे हैं, तो क्लिनिकली जनरली हमें नहीं दिखता। 1.2 से 2.5 के बीच में अगर लेवल होता है तो हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर कोई ग्रेडिंग होती है क्या इक्टेरस की? तो ग्रेडिंग इक्टेरस की कोई ग्रेडिंग नहीं होती। अगर वाइवा में टीचर आपसे पूछे कि भाई इक्टेरस की ग्रेडिंग बताओ, तो देयर इज़ नो ग्रेडिंग। आपको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ये नहीं बोलना है कि ये सर ये ग्रेडिंग होती है। तुक्का लगाने पर भी अगर आप लगाते तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि स्क्लेरा की इक्टेरस की कोई ग्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम जो कलर होता है हमारे पास, जो कलर होता है, लेमन येलो कलर है या डार्क येलो कलर है या ग्रीनिश येलो कलर है, तो हम उस बेसिस पे कुछ उसका जो कॉज है वो पता कर सकते हैं क्या? तो लेमन येलो में हम बोल सकते हैं कि भाई हीमोलाइटिक जॉइंडिस में मिलेगा। हीमोलाइटिक जॉइंडिस में ज़्यादातर केसेस में लेमन येलो मिलता है। एकदम स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस है तो डार्क येलो कलर है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। तो वो टीचर ऐसे ही पूछेगा भाई कलर के बेसिस पे कुछ हम डिफरेंशिएट करोगे क्या? कॉज को कलर से आप कॉज निकाल सकते हो कि कौन से टाइप का जॉइंडिस है। तो भाई लेमन येलो कलर है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर है तो आप हीमोलाइटिक बोलोगे। डार्क येलो कलर है तो ऑब्स्ट्रक्टिव बोलोगे, मतलब लेमन येलो है, लाइट येलो लेमन जैसा कलर है तो हीमोलाइटिक बोलोगे। बहुत ज़्यादा डार्क है तो ऑब्स्ट्रक्टिव बोलोगे। और ग्रीन डार्क येलो कलर का है, ग्रीनिश है, तो वो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो चुका है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग रहते रहते और उसका ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीडेशन से वो कन्वर्ट हो गया बिलीवर्डिन में, तो आपको लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस बोलोगे, ग्रीनिश डार्क येलो कलर को, ठीक है। फिर कॉजेस पूछे जा सकते हैं कि भाई जो जॉइंडिस होते हैं उनमें जो 3 तरह का जॉइंडिस होता है। हेपेटिक होता है, एक तो हेपेटिक होता है, फिर प्री हेपेटिक होगा, डायग्राम को ध्यान से देखना, और पोस्ट हेपेटिक होगा। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? तो बहुत अंदाज़तन मैं बताता हूँ। जैसे कि प्री हेपेटिक में तो जो आरबीसी होते हैं, अगर इनका हीमोलिसिस बहुत ज़्यादा उस रेट से ज़्यादा हो जाए जिससे कि जो लीवर है वो आपका कॉन्जुगेट ही ना कर पाए, उसको प्रोसेस ही ना कर पाए, तो जो है अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है, अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है वो आपका ब्लड में बढ़ जाएगा, जिसे आप हीमोलाइटिक जॉइंडिस बोलो। कहाँ कहाँ पे मिलता है? थैलेसीमिया के अंदर मिलेगा, सिकल सेल एनीमिया के अंदर मिलेगा। यहाँ पे एबनॉर्मल आरबीसीज का स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण से इनका ब्रेक डाउन हो जाता है, जिनका इनसे लाइसिस हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया में वो स्प्लीन में जाके फट जाते हैं, स्फीरोसाइटोसिस गोल होते हैं, स्प्लीन में जाके फट जाते हैं, है ना, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में जाके उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। मलेरिया में हमें पता है कि हीमोलिसिस होता है। फिर इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में भी हमें हीमोलाइटिक एनीमिया, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। ये प्री हिपैटिक होंगे क्योंकि ब्लड वेजल्स में लिवर से पहुंचे ही नहीं, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन हो गई। फिर उसके बाद हेपेटिक कॉजेज में, हेपेटिक कॉजेज में ये हो गया जो कॉन्जुगेशन हो रहा है वो अच्छे से इम्पेयर हो गया उसमें, मतलब लिवर में कोई दिक्कत है, लिवर में कोई बीमारी है जिसके कारण से लिवर अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो जो बिलिरुबिन का लेवल्स है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हेपेटाइटिस आ गया, उसमें इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स आ गए, और इसमें इस्चेमिक हेपेटाइटिस अगर होता है तो ये आ जाते हैं। इसमें हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमन क्या है? ए और ई में ये होता है, फूड बॉर्न होते हैं, ये फीको ओरल इनका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, ये याद रखना है, फीको ओरल। ए और ई, हेपेटाइटिस ए और ई का फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है, जो मोस्ट कॉमन जो कम्युनिटी में फैलता है। बोलते हैं झड़वाने से जो सही हो जाता है, एक्चुअली वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, झड़ने का नाम आ जाता है और वो वैसे ही 1-2 हफ्ते में चला जाता है, ठीक है। तो हेपेटिक में अगर लिवर में कोई दिक्कत है, कॉन्जुगेशन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो भी जॉइंडिस बढ़ जाएगा। फिर पोस्ट हेपेटिक, अब ऑब्स्ट्रक्ट, यहाँ पे सब कुछ सही है, ये भी प्री हेपेटिक की भी कोई कंडीशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी सब कुछ सही है। लेकिन ये जो हमारा बिलियरी सिस्टम होता है, अगर बिलियरी सिस्टम में यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए और बाइल पिगमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिटेड है, तो ये बाइल पिगमेंट जा करके ब्लड वेजल्स में चले जाएंगे, ब्लड वेजल्स में चले जाएंगे और फिर ये परेशानी करवाएंगे, ठीक है, ब्लड वेजल्स में चले जाएंगे और फिर ये जॉइंडिस करवाएंगे। तो ये याद रखना है, सीबीडी स्टोन्स हो गए, हेलमेंस अगर ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहे हैं, कार्सिनोमा हेड ऑफ पेनक्रियाज होता है तो वो भी यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रेशर डालता है जिसके कारण से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। फिर बिलियरी सिरोसिस है, बिलियरी सिरोसिस मतलब लिवर सिरोसिस हो गया, जिसके कारण जो बाइल डक्ट का जो बाइल ट्री होता है वो पूरा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। फिर प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस होता है, इसमें भी ये दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये सब कॉजेज हमें ध्यान रखना है, PBC है और PSC है, ये दोनों कॉजेज हैं ऑब्स्ट्रक्टिव पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस के। मतलब लिवर कॉन्जुगेशन कर रहा है लेकिन यहाँ पे बाइल का जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, स्टेसिस हो रहा है, बाइल स्टेसिस हो रहा है, जिसके कारण से जो बाइल है वो ब्लड वेजल्स में जा करके ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जा रहा है, ठीक है। आया बात में समझ में?
अब हम आते हैं आगे, फिर वो इतना आ गए अपने इतने सारे क्वेश्चंस के सवाल बता दिए, तो वाइवा में वो पूछ सकता है ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि जॉइंडिस येलोइश डिस्कलरेशन तो है लेकिन लिवर की कोई पैथोलॉजी नहीं है हमारे पास, फिर भी येलोइश डिस्कलरेशन हो रहा है स्क्लेरा में, हैंड्स में, तो क्या रीज़न हो सकता है? तो इसका एक रीज़न है, 4 रीज़न ये हैं। हाइपर कैरोटेनेमिया, हेयर स्क्लेरा इज़ नॉट अफेक्ट, यहाँ पे स्क्लेरा में नहीं होता, बाकी हैंड्स वगैरह में ये दिक्कत आएगी, ठीक है। ऐसा कब होता है? अगर पेशेंट ने कंजप्शन, गाजर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर लिया है ना, कैरेट का कंजप्शन अगर उसने बहुत ज़्यादा कर लिया है, या बीटा कैरोटीन के आजकल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, कैरोटीन का सप्लीमेंट्स अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो ये दिक्कत आ सकती है। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में जो मेटाबॉलिज्म होता है कैरोटीन का वो कम हो जाता है, जिसके कारण से अगर आपने हाई इंटेक कैरोटीन का ले लिया या लिमिटेड इंटेक भी है, नॉर्मल इंटेक भी है, लेकिन मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो भी कैरोटीन का लेवल बढ़ जाएगा। कैरोटीन का लेवल बढ़ेगा तो वो इलास्टिक टिश्यू होता है वहाँ पे जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा या ब्लड में जो है येलोनेस आ जाएगी। फिर एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ फिनॉल्स या नाइट्रिक एसिड है, इनका एक्सपोजर के कारण भी जॉइंडिस हो सकता है, येलोइश डिस्कलरेशन हो सकता है। क्विनाक्रीन का इंटेक है, ये जो क्लोरोक्वीन होती है ना, क्लोरोक्वीन, उनका एंटी मलेरिया जो ड्रग होती है उनकी भाई बहन है, और अगर इसके कारण भी अगर इसका इंटेक ले लिया है तो इससे भी जो है येलोइश डिस्कलरेशन विदाउट जॉइंडिस की कोई वो नहीं है, रिलेटेड नहीं है, लेकिन येलोइश डिस्कलरेशन आता है, ठीक है। तो एक 4 कॉजेज हमें ध्यान में रखना है, क्या क्या है? हाइपोथायराइडिज्म, एक्सेसिव एक्सपोजर टू फिनॉल्स, नाइट्रिक एसिड और क्विनाक्रीन इंटेक, हाइपर कैरोटीनेमिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको और ज़्यादा कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, कुछ और लेक्चर्स आपको ऑन रिक्वेस्ट चाहिए तो मैं बना रहा हूँ, प्रैक्टिकल सीरीज़ कंप्लीट करूँगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।